नमस्कार, द रूट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। और इस समय हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और गोपालगंज की धरती पे हैं। और ये जिस जिला में जाते हैं वहाँ का तापमान करीब कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ ही जाता है। आप काफ़ी लंबे समय से जन स्वराज कमांडो के रूप में घूम रहे हैं, तो आपकी क्या समीक्षा है? इतने दिनों में आपने क्या फाइंड आउट किया, क्या समस्याएं हैं दरअसल? एक बचपन में आपने कहानी सुना होगा ना कि एक हाथी था, उसको अलग अलग आंख पे पट्टा बांध के लोगों को छूने कहा गया। एक ने कहा दीवार है, एक ने कहा सांप है, एक ने कहा पेड़ का टहनी है। अब अगर बिहार को इस तरह से ना आप आंख बंद करके कहीं भी छुआइए, एक ही शब्द निकलेगा, संघर्ष है। हर जगह संघर्ष है, या जीने का संघर्ष है, उठने का संघर्ष है, सोने का संघर्ष है, सड़क पे निकलने का संघर्ष है, रिश्तेदारियों में संघर्ष है, आप कोई सपना देख लिए तो संघर्ष है। यहाँ हर आदमी, मैं बता रहा हूँ, इस कदर त्रस्त है। ये मेरा 12वां जिला है और मैं बता रहा हूँ कि मैं जब सर्विस को रिजाइन दे रहा था तो एक बहुत सीनियर अधिकारी थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। एग्जैक्टली वो होता हुआ समझता हुआ नजर आ रहा है मुझे कि उन्होंने कहा कि मैं बिहार जाऊंगा, आई हैव टू वर्क फॉर बिहार। बोले पागल हो गए हो क्या? बिहार से निकलने वाला कौन बिहार जाता लौट के? मैंने कहा सर तो कौन करेगा ठीक? बिहार के लोग बिहार ठीक नहीं करेंगे। तो बोलते तुम जाओगे ना आनंद, वहां तुम्हें 2 तरह के लोग मेनली मिलेंगे, और कुछ रहेंगे जो मिसलेनियस ठीक अपवाद रहते हैं, बट मेनली 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो किसी काम के नहीं है, और दूसरे वो जो उन निकम्मों को यूज करके अपनी रोटी सेक रहे हैं। मैं कहा सर क्या बात कर रहे हैं आप? बोलते ये फैक्ट है, मतलब हार्ड टॉक है बट इट इज अ फैक्ट। बिलीव में, मैं जब यहाँ आया ना तो ऐसा नहीं कि लोग काम के नहीं है, उस चीज को वैसे नहीं मैंने पाया। ये देखा कि उनमें काबिलियत बहुत है, अवसर नहीं है। जब अवसर नहीं होता है आपके पास, अब कुछ भी ऐसा सामान हो जिसको आप यूज ना कर पाए तो किस काम का हो, चाहे कुछ भी हो। तो काफी समय से यही प्रॉब्लम है आप जो है बाइक रैली कर रहे हैं। प्रशांत जी भी जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने भी पद यात्रा किया। तो आपने कहा कि हर किसी ने छुआ तो उसको दूसरा चीज समझ में आया। तो मेरा इसमें 2-3 छोटे-छोटे प्रश्न है। आपने छुआ तो क्या समझ में आया, और आप इसके लिए किसे दोषी मानते हैं? मैंने जहां से छुआ मुझे संघर्ष समझ में आया। लोगों से पूछा कि और भैया क्या हाल है? बुरा हाल है। क्यों बुरा हाल है? तो अच्छा क्या आप ही बता दो। एक बुजुर्ग मेरे से बैठ के बात कर रहे थे, बोले आप ही बता दो मेरा अच्छा क्या है मेरे जीवन में। देखो मेरा जूता नहीं है। किसे दोषी मानते हैं? ये दोषी मानेंगे हमारे पॉलिटिकल क्लास को, और किसको दोषी मानेंगे? तो हर उस आदमी को दोषी मानते हैं जो अपने किसी जगह पे पहुंच गया है और वो अपनी जिंदगी में रम गया है, जो वापस उतर के अपने बाकी उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, हो सकता है जिसके हिस्से का लेके वो आगे बढ़ा है। तो आपने जो चीज भी समझा इतने दिनों के दौरान में, तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या करने वाले हैं कि ये सारी समस्याएं दूर हो सके? आपका क्या प्लान है? देखिए, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति ही एकमात्र मंच है जिसके थ्रू आप सामाजिक बदलाव या फिर ओवरऑल जीने का जो तरीका है किसी का, उसमें कोई बदलाव ला सकते हैं। तो उसका मंच राजनीतिक ही है ना। या तो अब इसको कैसे बदला जा सकता है? तो इसको राजनीतिक तौर पे ही बदला जा सकता है। जब इस व्यवस्था का कमांड अगर हम लोगों के हाथ में आता है तो व्यवस्था परिवर्तन की बात जन स्वराज करता है। व्यवस्था को ठीक करने की बात नहीं करता, परिवर्तन की बात करता, न्यू पूरा पैराडिम शिफ्ट होने की बात करते हैं, जिसमें कि आप जो कहते हैं ना कि अच्छा भ्रष्टाचार कम कर देंगे, शिक्षा बेहतर कर देंगे, है ना। ये सब क्या है? ये मरम्मत वाली बातें करना है। अब भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए यू हैव टू हिट एट द ग्राउंड कि कहां से भ्रष्टाचार आ रहा है। भ्रष्टाचार आ रहा है पॉलिटिकल करप्शन से। आप अगर मान लीजिए सरकारी बात करते, सिंपल, आपको पोस्टिंग जानी है, राइट? पॉलिटिकल करप्शन मतलब पोस्टिंग जानी है, आपकी भर्ती में पैसे लग रहे हैं, आपकी पोस्टिंग में पैसे लग रहे हैं, आप जितने दिन उस पोस्ट पे बैठे हैं। मैं एक सीनियर अधिकारी की बात कर रहा हूँ, नाम मत पूछेगा क्योंकि मैं अधिकारी रहा हूँ तो आई एम इन टच। वो कहते हैं कि भैया बीच बीच में रिचार्ज कराते रहना पड़ता अपनी पोस्टिंग का। आप सोचिए कि आप एक जगह पोस्ट में है ना, आप रह नहीं पाएंगे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब राजनीति में आप आते हैं, पॉलिटिक्स में, तो बिहार को पिछड़ा रखा गया है। और पिछड़ा रख के क्या होता है, जब चुनाव आता है तो लोग खर्च कहाँ करते हैं? मे भी फ्रीवीज देते हैं, पैसे बांटते हैं, मुर्गा भात की पार्टी कराते हैं, कपड़े देते हैं, जो भी करते हैं, पोस्टर लगाएं, लोगों को खरीद फरोख्त करें। पलायन जो है बिहार नहीं, इसका पहले सुन लीजिए। ये जो खर्चा होता है, ये खर्चा निकालेगा कहां से नेता? वो नेता जैसे पोस्ट पे आता है तुरंत उसके अंडर जितने अधिकारी हैं उनका वो पोस्ट बेचना शुरू कर देता है। और जब वो पोस्ट बेचना शुरू करेगा, अधिकारी कहां से पैसा निकालेगा? अल्टीमेटली गाज गिरती है आपके मेरे माँ बाप पे, जो जमीन पे जाते हैं। ये तो वो क्या कर रहे हैं, गाज किस पे गिरती है, ये बात होगी। जैसे प्लान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 12-13 करोड़ की आबादी है बिहार की। अब जन स्वराज
काम कर रही है क्षेत्रों में, लोग इससे जुड़ रहे हैं, एक उम्मीद भी बनी है लोगों के अंदर। तो हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम हमारे माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि उस पलायन को रोकने के लिए, जैसा कि प्रशांत जी का भी मैंने कई सारा स्टेटमेंट सुना कि ये बात तो तय है कि सरकारी डिपार्टमेंट में उतनी वैकेंसीज तो है नहीं है, उससे सबका पेट भरने वाला नहीं है। तो वो क्या ऐसा बदलाव जनसुराज करना चाहती है कि इतने लोगों का पेट भर जाए, 12 से 15 हजार रुपए जो भी सैलरी देने की बात हो रही है, वो क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे आप कि हर जिला में लोगों को रोजगार मिलेगा? वो दो चीजें हैं, दो तरीके से होगा। पहला रोजगार जो आएगा वो जब आप करप्शन खत्म करते हैं, है ना, डिपार्टमेंट से। तो ये जो होता है कि आप टेंडर बेच रहे होते हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा युवा है दे कैन कम इनटू द कंपटीशन, कि वो पहले हमारा युवा ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा, हमारे युवा में से ही हमारे इंजीनियर्स निकलेंगे, हमारे युवाओं में से ही हमारे सुपरवाइजर्स निकलेंगे, हमारे युवाओं से ही हमारे लेबर भी निकलेंगे। तो जिसमें जो काबिलियत है उस हिसाब से उनको आपकी नौकरी, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम होगा, यहाँ आप देखिए ज्यादातर जगहों पे आपके प्रोजेक्ट का शिलान्यास होता है और वही शिलान्यास 2-3 बार होता है। तो उन सब चीजों को जब आप पेपअप करेंगे तो फिर लोग कहाँ से चाहिए काम करने? गुजरात वाला आदमी यहाँ तो नहीं आएगा काम करने। तो जो हमारे लड़के गुजरात में है वो वापस आएंगे अपना प्रोजेक्ट करने। एक बात ये हो गया। दूसरा, सरकारी नौकरियों का जहां तक बात आता है, उसमें जब करप्शन आप खत्म करते हैं तो बहुत चंद लोग हैं जिनको उसमें सेट हो पाएंगे। लेकिन ये जरूर होगा कि काबिलियत के हिसाब से आपको आपके हिस्से की सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। और दूसरा जो मैंने बताया प्राइवेट सेक्टर में ये, और जैसे ही आपका इकोनॉमिक बूस्ट होता है, कभी इकोनॉमिक बूस्ट होता है तो आसपास प्राइवेट सेक्टर्स में काम क्रिएट होने लगता है। मान लीजिए आप एक फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो फ्लाईओवर के लिए आपको छड़ चाहिए, सीमेंट चाहिए, सब चाहिए, तो दुकान कौन बेचेगा, कहां से खरीदेंगे? तो उसके लिए भी आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुरू होगा। एक पार्ट है ये। दूसरा पार्ट है कि नौकरी वाली बात हो गई, हाँ, कि उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जब प्रोजेक्ट्स के काम हो रहे हैं तो आपको उसमें नौकरी मिल रहा है। दूसरा है कि इसी में एग्रीकल्चरल, सेम पार्ट में लीजिए कि जो एग्रीकल्चरल बूस्ट हम करने की बात करें, जहां पे हम कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जहां से हम आपको कहते हैं कि खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती तक ले जाएंगे। तो उस कमाने वाली खेती के लिए आपको जब प्रमोशंस मिलेगा तो 10, 12, 15 हजार के लिए जो बाहर जा रहे हैं, आप अपने छोटे से एरिया में आप उतनी खेती करके उतना कमा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आप अगर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आज का युवा क्यों नौकरी खोज रहा है बिहार में? उसके पास पूंजी नहीं है। अब पूंजी मांगने जाता है जब बैंक में, तो बैंक वाला कह देता भैया आप हमारा रिटर्न नहीं करेंगे इसलिए हम नहीं देंगे। किसी ना किसी कारण से उसको पूंजी नहीं मिलती। जब इस सिस्टम को आप आयरन आउट करते हैं, ठीक करते हैं, कि जो हम सीडीआर की बात आपने प्रशांत जी सब सुना होगा कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में, तो जो हिस्से का बनता है बिहार का वो अब बिहार में रहेगा और बिहार के हमारे युवाओं को वो पूंजी दिलाएंगे और उस पूंजी की मदद से वो अपना एम्प्लॉयमेंट खुद, वो स्वरोजगार क्रिएट करेंगे और उस स्वरोजगार में बाकी भी कई लोगों के लिए रोजगार खड़ा करेंगे। तो ये एक इंटरलिंक 360 डिग्री मैकेनिज्म है जिसमें कि हम इस पलायन के प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर आपका क्या टेक है? जैसे स्वास्थ्य के लिए भी कभी भी किसी को मेजर इंजरी होता है तो उसे हमेशा गोरखपुर या पटना जाना पड़ता है। हर जिले में हॉस्पिटल्स की व्यवस्था काफी खराब है। हाँ। इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, इसको लेके एक तो मैं आपको बता दूं कि इस यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग मिले मुझसे और वो कहते हैं कि भैया यहाँ जो एमबीबीएस डॉक्टर घूम रहे हैं ना, ये सब रेफर करने वाले डॉक्टर हैं, इलाज तो मेरा झोला छापा। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट वही है कि जब रेफर करने वाले हैं ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे सुधारा जाए? अब यही क्वेश्चन मैंने एक डॉक्टर से भी पूछा इन किसी जिलों में कि ये बताइए, वो डॉक्टर थे हम, तो उन्होंने बताया कि हम क्यों ना रिफर करें साहब, अगर हम इलाज करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास आपने सब चुरा लिया है, मेरा सिस्टम रखा है लेकिन काम नहीं करता है, फिर भी हम चलिए अपना एक्सपर्टाइज लगा के इलाज करके, कल कुछ हो गया तो आपका लॉ एंड ऑर्डर का जो हालत खराब है, हॉस्पिटल में घुस के मुझे जान से मार देंगे, रिस्क कौन लेगा, कौन बचाएगा जब उसके परिवार वाले मुझे मारने आएंगे? तो ये लॉ एंड ऑर्डर आप पहले ठीक करिए और फिर बोलिए कि डॉक्टर्स को कि आप यहाँ पे रिस्क लीजिए और आप वहाँ पे रेफर मत करिए। तो ये अगेन इंटरलिंक्ड सिस्टम है सर। इसमें क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर पहले डेफिनेटली जैसा उन्होंने कहा वो ठीक होना, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी मस्ट है। उसके साथ मेरा अगर आप टेक लेंगे, मैं जनसुराज के टेक भी इससे रिलेटेड ही होगा, तो मेरा मानना है कि अगर आप एक केस को रेफर करते हैं उस केस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों रेफरल हुआ। अब उसमें कुछ कारण रहे होंगे, अगर डॉक्टर की डिमेरिट है तो यू नो व्हाट टू डू डॉक्टर्स के साथ, और अगर किसी सामान के कारण से, कुछ टूल्स के कारण से, मेडिसिन के कारण से, व्यवस्था कारण से, उस व्यवस्था को ठीक कराइए। फिर सेकंड केस वैसा रेफरल नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब हम शुरुआत करेंगे तो हमारी यही सरकारी हॉस्पिटल आप देखेंगे चमक उठेंगे। तो ये तो इमीडिएट होना चाहिए। साथ मेरा ये मानना है, अब डॉक्टर्स माइट टेक ऑफेंस ऑन दिस, मेरा पर्सनल मानना है, अभी जनसुराज इसके बारे में अपना जब ऑफिशियल वर्जन लाएगा देन इससे मिलता जुलता ही होगा कि जो भी सरकारी
डॉक्टर बन के निकलता है, कम से कम उसको 3 साल कम्युनिटी सर्विस के लिए देना चाहिए, और उस 3 साल में उसको परमिशन नहीं मिलेगा प्राइवेट प्रैक्टिस करने को। यहाँ दुर्भाग्य है सर, डॉक्टर शुड नॉट टेक इट अदरवाइज। आपको एनपीए मिलता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, और फिर भी आप प्रैक्टिस करते हैं। किस लेवल का करप्शन आप सोचिए, सरकारी डॉक्टर है ना, तो ये किस लेवल पे आप जानबूझ के वहां पे इलाज नहीं करते कि आपकी प्राइवेट क्लिनिक पे आप देख सके। ये करप्शन तो समाज से ही उठ के आता है ना सर। अब डॉक्टर ऐसा करने लगे, पुलिस ऐसा करने लगे, और डॉक्टर पुलिस के पास कौन जाता है? जो परेशान रहता है, जो ऑलरेडी दुख में रहता है वही जाता है, और आप उसके दुख में जब उसको नोचना शुरू करते हैं तो इसका बड़ा कड़े हाथ से इसको डील करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि जब जन स्वराज पार्टी आएगा सरकार में तो इसका एक बैलेंस आउट करके, जहां कड़ाई चाहिए वहां कड़ाई भी करेंगे, जहां पे उनको सुविधा देना वहां सुविधा भी देंगे कि भाई ठीक है, आप अपने मेरिट के हिसाब से आपकी कमाई होनी चाहिए, वो हम व्यवस्था कराएंगे जरूर। एक बैलेंस आउट करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इस तरह का ये घोर अपराध नहीं होने देंगे कि सरकारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वहां पे डॉक्टर्स ड्यू टू उनके पर्सनल रीजंस वहां इलाज ना करे, और जब आप लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर कर देते, व्यवस्था भी ठीक कर देते, तब इलाज ना हो, ऐसा नहीं होगा। तो इसको किया जा सकता है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम समझ में आ गया है, तो मर्ज जब समझ में आ जाता है तो जैसे डॉक्टर दवाई दे देता है तो वैसे अब दवाई भी आ जाएगी। मेरा अंतिम 2 प्रश्न रह गया शिक्षा को लेके। खैर आप जन स्वराज के बड़े नेता हैं, तो जो स्टेटमेंट प्रशांत जी दे रहे हैं उसकी कुछ जवाब तो आप दे ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही नहीं होती है तब तक लोग बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजें, उसका फीस जन स्वराज सरकार उसको पे करेगी। बिल्कुल। जबकि अगर गौर से देखा जाए तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जो केवल खाने कमाने लायक हैं। प्राइवेट स्कूलों की संख्या बहुत अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत कम जो हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं ऐसे स्कूलों की संख्या कम है। दूसरा, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हद तक तो ठीक ही है, करीब करीब 6 लाख शिक्षक हैं, तो इसको कैसे मतलब देखा जाए, क्या स्कूलों में आपकी सरकार निजीकरण ला सकती है, या जो प्राइवेट स्कूल की फीस देने की बात हो रही है अगर सरकारी स्कूलों पे इमीडिएट अगर एक्शन लिया जाए तो वो सुदृढ़ हो सकते हैं। दूसरा, इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है, सरकार ने क्या किया कि शिक्षकों को कई कैटेगरीज में बांट दिया। पहले शिक्षा मित्र थे, बाद में टीटी हुआ, फिर बीपीएससी हुआ, फिर पुराने शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाया गया। तो इसके बारे में क्या आपका ख्याल है, क्यों नहीं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है? क्योंकि जो पुराने शिक्षक है वो हीन भावना के शिकार हो गए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि बीपीएससी वालों के समतुल्य इनको लाया जाएगा सक्षमता के माध्यम से। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या जन स्वराज पार्टी की सरकार अगर बनती है तो स्कूलों में निजीकरण लाएगी, या जो फीस भरने की बात हो रही है या सरकारी स्कूलों को भी सुदृढ़ किया जा सकता है? इस पे आपको टेक देना होगा कि ये जो कई सारी कैटेगरीज बन गए हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, इनके बारे में आप क्या करेंगे? पहली बात, जो आपने कहा सरकारी स्कूल, सरकारी व्यवस्था ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकता है। राइट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेट करने में, टीचर्स को अलाइन करने पे काम के लिए, उनकी गुणवत्ता के हिसाब से उनको प्लेस करके उनको एक्टिवेट करने में इट मे टेक 2-3 ईयर्स। हाँ, और साथ में आपने इस बात को एक मिस कर गए कि हमने कहा था कि हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में एक नेतरहाट स्टैंडर्ड का स्कूल कम से कम, जो विश्व स्तरीय शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो हर स्कूल को इमीडिएटली हम नहीं ठीक कर सकते हैं। ये गलतफहमी और झूठ नहीं बोलेंगे हम लोग। हम हर ब्लॉक में एक ऐसा स्कूल क्रिएट करना चाहते हैं, हर प्रखंड में, जिसका 5000-6000 उसकी कैपेसिटी हो, जहाँ पे एक बच्चे जाके पढ़ सके। और वहाँ स्कूल पे कैसे पहुंचना है, लाना ले जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था सरकार करके देगी। हर गांव से आपका बच्चे का बस आता है, वो आपको लेके वहां स्कूल पहुंचाता है। ये जब एक बेहतर स्कूल हो जाएगा तो सरकारी, पहले तो हम इस पे काम करेंगे, और उसके बाद जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने पे चलेंगे। लेकिन दिस विल टेक टाइम, इट मे टेक टाइम 3 to 4 years, 5 years में भी। ये जब तक ठीक नहीं होता तब तक का इन बिटवीन जो बच्चे अभी छोटे हैं उनका क्या 5 साल हम हवा में बर्बाद कर देंगे? नहीं। उनको सपोर्ट के लिए हम कह रहे हैं कि जो माँ बाप को लगता है कि बेस्ट ये स्कूल हमारा बेस्ट है, इसमें हमें बच्चे को भेजना है, उस स्कूल में जाएंगे। और या तो अगर मान लीजिए हम इम्पैनल भी करते हैं कि हाँ ठीक है, सरकार की तरफ से ये 5, 7, 10 स्कूल इम्पैनल्ड होते हैं, तो हम क्वालिटी और गुणवत्ता देख के ऐसे स्कूलों को इम्पैनल करेंगे जो जिन पे हम अपने बच्चों का जिम्मेदारी और दारोमदार दे सके। तो ये कोई निजीकरण नहीं है, ये हम जो निजी स्कूल्स हैं उनका हम हेल्प लेंगे, ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह, जब तक हमारा सरकारी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाता। और उसके बाद जब दुरुस्त हो जाएगा तो आप सोचेंगे अब निजी स्कूलों का क्या होगा। तो ये इकोनॉमी जो है ना, अपने आप को बैलेंस करता है।
द मोमेंट जब पता चला कि नहीं सरकारी स्कूल बेहतर हो रहे हैं, तो देन मे बी द जो प्राइवेट स्कूल्स है या तो वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री वो चलते रहेंगे, और या दे मे टर्न इनटू स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कराएंगे, कुछ स्पेशलाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के रूप में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह से ये ओवर टाइम चलेगा। लेकिन इमीडिएट जो मैंने आपको बताया कि हम सरकारी व्यवस्था तो ओवरनाइट, देखिए ओवरनाइट चेंज हो सकता है कि हम भैया जो टीचर्स हैं अब उनको हम बंद करें सर्वे कराने के लिए, उनको बंद करें अब हम चुनाव में भिजवाने के लिए, और ऐसी चीजों से जो कि नॉन एकेडमिक काम है उनसे उनको हम कम करें, एकेडमिक्स पे फोकस करने को कहा जाए। ये व्यवस्था तुरंत शुरू हो सकता है, और जब तक जैसा बताया मैंने नेतरहाट स्टैंडर्ड का वैसा स्कूल तैयार नहीं होता तब तक हम प्राइवेट मतलब जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है उनकी हेल्प लेंगे। दूसरा आपका प्रश्न था टीचर्स का क्या होगा, जो वेरियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे आना पड़ेगा। अब उसको कैसे आना है, आई थिंक लेट अस लीव इट टू द एक्सपर्ट्स, है ना, क्योंकि अब उसका हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेके काम करने से, बट ये जरूर है मैं बताऊं जन स्वराज की सरकार में ये 5 किस्म के 6 किस्म के 10 किस्म के टीचर्स नहीं होंगे, एक ही टीचर होगा जो पढ़ाने वाला होगा, और उसका क्या व्यवस्था करना है उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। और अंतिम प्रश्न है कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि गठबंधन 2025 में भी नहीं और 2030 में भी नहीं, और होली मिलन समारोह 11 या 11 तारीख को वहाँ पटना में आयोजित होने वाली है, और ये भी कहा जा रहा है उनके द्वारा कि ये भ्रष्ट सरकार की अंतिम होली होगी। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन 25 में भी नहीं, 30 में भी नहीं, और अंतिम होली भी। इसको कैसे देखा जाए? तो बड़ा सिंपल है, दोनों दो क्लियर चीज है कि जो भ्रष्ट सरकार मतलब जो प्रेजेंट सरकार है, दोनों तरफ का ले लीजिए, आप एनडीए गठबंधन ले लीजिए या इंडिया गठबंधन ले लीजिए, दोनों ने अपने आप को फेल प्रूफ कर दिया है। तो ये दोनों जन के लिए अंतिम होली होगी, पक्ष विपक्ष जिसमें भी जिसको जो अपने को समझना है इनकी अंतिम होली होगी, और ये इस होली से शंखनाद होगा जनता का सुंदर राज का, जो हम जन स्वराज की बात कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। और दूसरा गठबंधन नहीं होगा तो सही बात है, अब गठबंधन कर लेंगे तो ये जो हम जो स्ट्रॉन्ग मुद्दों पे काम करना चाहते हो करेंगे कैसे? गठबंधन की राजनीति तो आपको करना ही नहीं देगा ये सब। क्या कोई पार्टी विलय हो सकती है आपकी पार्टी में? जैसे आप करेंगे, नीतीश कुमार तो रिटायर हो चुके हैं मेंटली फिजिकली, किसी को अगर हमारी पार्टी में आके विलय होना है, हमारी पार्टी तो स्ट्रांग खड़ी हो रही है, किसी पार्टी को हम में विलय होना है अगर, तो आई थिंक उनके लीडर्स को आके बात करनी चाहिए, दे शुड कम एंड टॉक। अगर हमारा विचारधारा मानने को तैयार है, अगर सच में बिहार के लिए अपनी पर्सनल इंटरेस्ट त्याग कर बिहार के हित में काम करने को तैयार है, तो हम क्यों किसी बिहारी या किसी गुड वेल इंटेंशन लोगों को क्या लगता है बिहार की जातीय जड़ता जो है इसको खत्म कर पाएंगे आप? सर बिहार में जातीय जड़ता नहीं है, आप लिख लीजिए, चलिए मेरे साथ बाकी का किलोमीटर आप चलिए मेरे साथ गांव में देखिए कि जातीय जड़ता बिल्कुल नहीं है। जातीय नेता है बिहार में, जातीय पॉलिटिक्स नहीं है। जातीय नेता हैं जो कि अपनी नेतागिरी के लिए वो पॉलिटिकली कास्ट वाइज लोगों को बटोरते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो सबसे क्वालिटी तो है नहीं कुछ, किस बात पे, मुद्दों पे तो बटोर नहीं पाएंगे, तो इजीएस्ट मिलता है कि लगा दिए भैया, चलिए हम लोग सब एक कास्ट के हैं, एक साथ जुड़िए, अपने समाज को बढ़ाइए, और ऐसी बातें करके। मैं आप इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिहार में उतना ही कास्ट पॉलिटिक्स है, उतना ही कास्ट कंसिडरेशन है जितना देश में कहीं है। बाकी बिहार में जो कास्ट पॉलिटिक्स दिखता है बेसिकली वो दैट इज एन आउटकम ऑफ कास्ट के नेता, बिहार का नेता है नहीं। एकमात्र आज जो उभर के आ रहे हैं बिहार के नेता प्रशांत किशोर ही हैं जो बिहार के नेता, बाकी जितने वो कास्ट के नेता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।